वेलकम टू स्काइनॉमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम लोग बेटा आप लोगों का बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम कुछ सैंपल पेपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए और क्वेश्चन का आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं बोर्ड्स में, ठीक है। तो कंटिन्यू कर रहे हैं। आज आपका पहला सैंपल पेपर है, ठीक है, 2026 का लेटेस्ट सैंपल पेपर है, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा आपके कुछ एमसीक्यूज हैं, देन फिर असर्शन रीजन है और फिर आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, द मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय। जो आपका मेल गैमेट फॉर्म होता है किसके अंदर? फ्लावर्स के अंदर। फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही है, तो उसके अंदर आपका जो मेल गैमेट होता है वो कैसे फॉर्म होता है ये आपको बताना है। तो बताओ जल्दी। फर्स्ट ऑप्शन है आपका माइटोटिक डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द वेजिटेटिव सेल, ठीक है। सी है आपका मियोटिक डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द वेजिटेटिव सेल, माइटोटिक डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द जनरेटिव सेल और मायोटिक डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द जनरेटिव सेल। तो पहले मुझे ये बता दो, जो आपका मेल गैमेट होता है वो मेल गैमेट फॉर्म्ड कहां पर होगा? कहां पर गैमेट्स फॉर्म होते हैं? फ्लावर के अंदर। कौन सा पार्ट होता है मेल गैमेट? एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब जो आपका पॉलन ग्रेन था बेटा, पॉलन ग्रेन में मैंने आपको बोला था, यहाँ पर हम शॉर्ट में बनाएंगे, ठीक है। पॉलन ग्रेन क्या होता है आपका? मेल गैमेट होता है, इसी के अंदर फॉर्म होता है आपका, ठीक है। अब आपको इसका स्ट्रक्चर याद है अच्छे से? क्या क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, कैसे बनता है? दो लेयर्स आती हैं पॉलन ग्रेन के अंदर आपका, ये दो लेयर्स में डिवाइड होता है। एक होता है आपका लार्जर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल, ठीक है। इसके पास इरेगुलर न्यूक्लियस होगा, नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे? जनरेटिव सेल, ठीक है। अब ये जनरेटिव सेल के अंदर बेटा आपका स्टार्टिंग में क्या रहता है? इरेगुलर न्यूक्लियस रहता है। ये जब आपका क्या करेगा, यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन करेगा, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन करने के बाद ये क्या करेगा? अपने आप को दो मेल गैमेट में फॉर्म कर देता है, ठीक है। किसमें फॉर्म करता है? ये दो मेल गैमेट्स में अपने आप को फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपकी क्या फॉर्म कर देगा? दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या आएगा कि सबसे पहले क्लियरली हो चुका है कि आपके जो दो मेल गैमेट फॉर्म होंगे वो कौन से पार्ट में होंगे? आपके जनरेटिव सेल के अंदर होंगे। तो क्वेश्चन देखिए हम, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? देखो द मेल गैमेट फॉर्म, तो सबसे पहले यहाँ पर क्लियरली हो जाएगा, जहां पर भी वेजिटेटिव सेल है वो कैंसिल, ठीक है। तो आपका ए भी कैंसिल हो जाएगा और बी भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका? 6C एंड डी। तो जनरेटिव सेल दोनों में आप देखना आपको ये है कि कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन होगा या फिर मियोटिक होगा। जब सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो किसमें होता है आपका? जब मतलब आपके एक पूरा कंप्लीटली सेल है, उस सेल के अंदर अगर बस सिंपल न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो वो कौन से सेल में होता है आपका? माइटोटिक में होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर नंबर सी हो जाएगा, माइटोटिक डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द जनरेटिव सेल, ठीक है। क्लियर है तक? तो ऐसे आपका रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है। अब चलो, जो हमने ये पढ़ा फर्स्ट क्वेश्चन, इसके साथ हम पॉलन ग्रेन के बारे में और चीज देख लेते हैं। जो आपका बेटा पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन पूरी जो लेयर होती है वो किससे फॉर्म होती है? पॉलन ग्रेन जो है वो किससे मिलके बना हुआ है? बोलो जल्दी। इसके बाहर, अच्छा पहले ये बताओ, जो आपकी पॉलन ग्रेन के बाहर की लेयर होती है वो भी आपकी दो होती है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है आपकी? एक्साइन, और इनर मोस्ट लेयर होती है आपकी इंटाइन, ठीक है। अब मेरे को बताओ, जो आपकी एक्साइन होती है, एक्साइन लेयर किससे मिलके बनी है? किसे? स्पोरोपोलन, ठीक है। SPOROPOLLENIN, ठीक है। स्पोरोपोलन से मिलकर बनती है, ठीक है। और जो आपका इंटाइन होता है ये आपके सेलुलोज एंड पैक्टिन से फॉर्म होती है, ठीक है। सेलुलोज और प्लस पैक्टिन, ठीक है, इनसे मिलके बना हुआ ये, ठीक है। अब बात ये आती है बेटा, जो आपकी एक्साइन लेयर होती है, इस एक्साइन लेयर की क्या इंपॉर्टेंस है? जो ये एक्साइन लेयर होती है ये क्या करती है आपके पॉलन ग्रेन को? बताओ। हार्डेस्ट स्ट्रक्चरिंग, मतलब आपके पूरे पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। आपका जो पॉलन ग्रेन को हम प्रिजर्व करते हैं पॉलन ग्रेन के पॉलन बैंक के अंदर, तो वो आपका इसी लेयर की वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं। तो मतलब जो आपकी पॉलन की रिसर्च होती है या फिर हम उसे प्रिजर्व करते हैं, या आपके लाइफ टाइम में अगर इन फ्यूचर हम ग्रो करना चाहते हैं इस पॉलन को, तो आपकी एक्साइन लेयर उसमें हेल्प करती है, ठीक है। और आइडेंटिफाई भी करवाती है कौन सी स्पीशीज का ये क्या है आपका पॉलन है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गई बेटा इनकी लेयर। अब कंप्लीटली अगर मैं पॉलन ग्रेन की बात करूं तो ये किससे मिलकर बना होगा आपका? स्पोरोडर्म, ठीक है। किससे? स्पोरोडर्म, ठीक है। कंप्लीटली पॉलन ग्रेन की बात करते हैं तो वो स्पोरोडर्म से मिलकर बनता है। क्लियर है तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पेन, PEN लिखते हैं। ठीक है, ये जो आपका फॉर्म्ड होता है किसके फ्यूजन के होने के बाद ये फॉर्म्ड होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला ए ऑप्शन क्या है आपका, अ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट से। ठीक है, अ मेल गैमेट एंड द टू पोलर न्यूक्लियस से, अ मेल गैमेट एंड द टू गैमेट से, या फिर आपका टू मेल गैमेट्स एंड द एक्स सेल से। किससे फॉर्म होता है आपका PEN, पेन। अब पहले मुझे ये क्लियर कर दो, ये जो आपका पेन फॉर्म होता है ये कौन से वाले का पार्ट है आपके, कुछ आइडिया? नहीं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बेटा ये आपका कब होगा, जब आपका एम्ब्रियो सैक क्या होता है, फॉर्म होता है, फीमेल गैमेट का पार्ट है ये। ठीक है, फीमेल गैमेट का पार्ट होता है ये। और जो आपका पेन होता है, ये पेन आपके एक मेल गैमेट से और आपके टू पोलर न्यूक्लियस से फॉर्म होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। अब इसका मैं तुम्हें बता देती हूँ कैसे फॉर्म होता है। हमने जब बेटा आपका एम्ब्रियो सैक पढ़ा था, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, जो आपका बेटा एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक आपका कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, आपकी बुक में एंथ्रोनोमस एम्ब्रियो सैक दे रखा है ना, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो एम्ब्रियो सैक का जो आपकी दो साइड्स होती है, तो कौन से वाले साइड को हम चलाजे बोलेंगे, कौन से वाले साइड को हम माइक्रोपाइल बोलेंगे? कैसे बोला आपने देखकर, अभी तो मैंने कुछ बनाया नहीं, ऐसे नहीं कहते हैं। देखो सपोज करो अगर हमारी ये वाली साइड आपकी माइक्रोपाइल है, ऊपर वाली अगर मैंने चलाजल बनी है, तो जो आपका सिनर्जिड्स और एक्सेल बनेगा ना वो माइक्रोपाइल के साइड बनेगा। ठीक है, और अगर चलाजल आप यहाँ रखते तो आपका एक्सेल वाला ऊपर बनता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर माइक्रोपाइल है तो आपका बीच में क्या होगा, एक्सेल होगा और दो साइड में सिनर्जिड्स रहेंगे। और चलाजल सेंट के साइड क्या होता है, आपके सारे के सारे एंटीपोडल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, एंटीपोडल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। ठीक है, एंटीपोडल सेल बोल दिया आपने ये। ठीक है, अब ये आपका क्या है, यहाँ पर ये जो दो होते हैं इसे हम बोलते हैं आपका सिनर्जिड्स। ठीक है, इस सिनर्जिड्स के अंदर आपका एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है इस तरीके से। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका फिलीफॉर्म apparatus। क्या बोलते हैं इसे, फिलीफॉर्म apparatus। ठीक है, क्लियर। और जो ये बीच वाला पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं आपका एग सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, एग सेल बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपका पूरा हो गया, बचे क्या आपके दो पार्ट्स। आपका बीच में बेटा क्या प्रेजेंट रहता है, आपका इस तरीके से दो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इस दो सेल्स को हम क्या बोलते हैं, आपके पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो होता क्या बेटा, जब आपका पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब फॉर्म करता है स्टिग्मा के पास से, तो वो आपका हमेशा याद रखना है, पोलन ट्यूब एंटर कहां से करती है आपकी, जहां से आपका क्या होगा, माइक्रोपाइल एंड होगी, जिधर की साइड आपका एक्सेल होगा। तो ऊपर से आपकी क्या आएगी, पोलन ट्यूब आएगी। तो सबसे पहला आपका क्या होता है, आपका पेन जो हमने पढ़ा है अभी, PEN। ये PEN का मतलब क्या है आपका, ये आपका कब फॉर्म होगा पेन, एम्ब्रियो सैक के अंदर, जब आपका बेटा क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जब आपका फ्यूजन होगा मेल गैमेट का, तब जाके आपका ये फॉर्म होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर दो होता है। एक सबसे पहला क्या होगा, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, एक मेल गैमेट, आपके उसमें दो मेल गैमेट्स होते हैं ना, जब आपका एक मेल गैमेट बेटा इस वाले एक्सेल के साथ फ्यूज होता है तो उसको हम बोलते हैं आपका फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी, जो नॉर्मली होता है। ठीक है, सेकंड जो आपका मेल गैमेट है, जो एक्स्ट्रा एक मेल गैमेट है, जब वो एक्स्ट्रा मेल गैमेट बेटा इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। अब देखो यहाँ पर आपकी दो पोलर न्यूक्लियाई बना रखी है ना, ये दो पोलर न्यूक्लियाई बेटा बाद को अपने आप को डिवीजन करके पता है यहाँ पर क्या बन जाते हैं, आपकी एक ही बॉडी बन जाती है इस तरीके से। तो इसलिए इसी का नाम क्या हो जाता है, आपके सेकेंडरी न्यूक्लियाई, हम इसे बाद में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, सेकेंडरी न्यूक्लियाई, हम इसे बाद में बोलते हैं। तो जब आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस से, ठीक है, ये कब फॉर्म होगा आपका, जब आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज होगा किसके साथ, वन मेल गैमेट के साथ, तब जाके ये क्या फॉर्म करेंगे, आपको यहाँ पर पेन को फॉर्म करेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को फॉर्म करेंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये कहलाता है तुम्हारा क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखो यहाँ पर इसकी पोलैरिटी क्या रहेगी, सेकेंडरी न्यूक्लियाई वहां पर कितने थे, पहले दो थे ना, तो NN कितने हो जाएंगे आपके 2N,
और ये आपका एक मेल गैमेट है तो इसकी प्लॉइडी n हो जाएगी। तो पेन की जो प्लॉइडी हो जाती है वो टोटल कितनी रहती है आपकी 3n रहती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं आपका ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो इसकी प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी आपकी बाद में जाके 3n हो जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन में क्या बोल रखा है देखो, वन मेल गैमेट किससे फ्यूज हो रहा है आपके टू पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होता है तब जाके आपका पेन फॉर्म होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है। ठीक है, रीड करो क्या है आपका, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ अ फीमेल ह्यूमन फीमेल। ठीक है, ह्यूमन फीमेल के अंदर जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल इज स्टिमुलेटेड बाय द सिक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो आपको बताना है जब आपकी फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो ग्रेफियन फॉलिकल फॉर्म होते समय आपका कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन सा हार्मोन को सिक्रीट करवाता है, ये आपको आंसर बताना है यहाँ पर। तो क्या फॉर्म करता है आपका गोनेडोट्रोपिन, बी वाला नहीं बेटा, आपके दो तरीके के हार्मोन्स बनाता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो कौन होता है आपका एफएसएच और एलएच। ठीक है, और फिर ये एफएसएच क्या करता है आपका न्यूट्रिशन देता है, एलएच क्या कराता है आपके सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है। अगर मेल फीमेल होगी तो क्या बनाएगा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और अगर मेल होगा तो क्या बनाएगा आपका वो टेस्टोस्टेरोन। बट यहाँ पर फीमेल का क्वेश्चन पूछा है तो जब आपका ग्रेफियन फॉलिकल क्या होता है बेटा सिक्रीट होता है लास्ट में जब आपका ओवुलेशन हो जाएगा। ठीक है, ओवुलेशन खत्म होने के बाद जो आपका मास बॉडी बनती है हम क्या बोलते थे ग्रेफियन फॉलिकल, तो उस टाइम पे वो हार्मोन को सिक्रीट करता है। तो वो हार्मोन को सिक्रीट कौन करवाता है आपका एफएसएच एंड एलएच। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑन द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रोवाइडेड बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ। आपको बताना है कि आपका एक एक्सपेरिमेंट प्रूफ करना है। ठीक है, जो कौन सा है आपका थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, क्या होता है जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए। तो डीएनए की हमने क्या करनी है, प्रूफ करना है कि डीएनए हमारा सच में जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है। तो उसको सबसे पहले प्रूफ करने वाला एक्सपेरिमेंट किसने करा था, तो हार्सी चेज ने करा था, मेल्सन स्टॉक ने करा था, फ्रेडरिक ग्रिफ्टिन ने करा था, या फिर आपके जैकॉन एंड मोडॉन ने करा था। बताओ जी किसने करा था ये। बुक लाए हो अपनी, बुक लाए हो, बुक खोल के बैठो। चलो ठीक है, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। सबसे पहले किसने डिस्कवर करा था आपका डीएनए को वो करने के लिए, नहीं फ्रेडरिक एंड ग्रिक ने बेटा, फ्रेडरिक ने करा था आपका, फ्रेडरिक ग्रिफ्टिन ने आपका ये एक्सपेरिमेंट करा था प्रूव करने के लिए कि आपका डीएनए है या नहीं है। ठीक है, हमने करा था ना वो टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका एक एक्सपेरिमेंट है पूरा, देखना आपके उसमें फ्रेडरिक ग्रिफ्टिन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट करा था। ठीक है, और उन्होंने सबसे पहले थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताया था। ठीक है, क्लियर है तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तुम्हारा बेटा, short stretches of the DNA used to identify the complementary sequence in a sample are called as। जो आपके कभी भी आप देखो, हमने जब डीएनए की डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन में अगर तुम्हें बताऊं, देखो जैसे हमारा ये एक डीएनए होता है, डीएनए के अंदर आपका डबल कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रहती है। अब जब आपका ये डीएनए लिया हमने, अब ये डीएनए की अगर हमने क्या करवानी है आपकी इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनवानी है, तो हम क्या करवाते हैं, कुछ टाइम में आपका डीएनए क्या करता है बेटा, इन दोनों को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने के बाद अगर आपके डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स हैं तो ये वाली अपने आप की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाता है, ये वाली अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाएगा। तो ये जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाता है ये किसकी वजह से बनता है, हमें ऐसा क्या लगाना पड़ता है ताकि वो आपकी डीएनए की डुप्लीकेट कॉपी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को फॉर्म कर सके। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, जो आपकी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेचेस होती है डीएनए की, उसकी आइडेंटिकल कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को कौन सैंपल करके बनाता है। तो क्या होता है, आपके प्रूफ्स होते हैं, मेकर्स होते हैं, सॉरी मार्कर्स होते हैं, प्राइमर्स होते हैं, या फिर मिनी सैटेलाइट्स होते हैं। बोलो
मार्कर्स तो होगा नहीं, ठीक है। देन मार्कर क्या करता है, आपको हम कट करते हैं जहां से वहां पर हमें रेस्ट्रिक्शन टाइम का पता चलता है। प्राइमर क्या होता है, जो कि आपकी किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर की वो बेस पेयर को कॉपी करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। मिनी सैटेलाइट होगा नहीं, ठीक है। तो बचा क्या लास्ट आपका बेटा, प्रोम्स बता। तो प्रोम्स आपका क्या होता है, जो कि आपकी स्ट्रेचेस होते हैं डीएनए की, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर विचारना है। तो सबसे पहला क्या है, आपकी इक्वेशन है p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब पहले मुझे बताओ ये इक्वेशन किसकी है, कौन से एक्सपेरिमेंट किया, कौन से चैप्टर में है ये, बताओ जल्दी, कौन से चैप्टर में है आपकी एक्सपेरिमेंट। और हमने अभी लेटेस्ट चैप्टर को पढ़ा था, उसमें आई थी आपकी इक्वेशन, मैं तो बोलो जल्दी। तो ये इक्वेशन है बेटा तुम्हारी इवोल्यूशन वाले चैप्टर में, हार्डी-वेइसबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर वो था, उसकी है ये, जहां पर आपको प्रूव करना है कि जो आपका धीरे धीरे वेरिएशन आता है। तो ये इक्वेशन आपको बताती है कि अगर आपकी कोई भी चीज इक्विलिब्रियम है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन वो करती है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की हेल्प करती है, ठीक है। तो हार्डी-वेइसबर्ग इक्विलिब्रियम ये आपकी इक्वेशन थी, उसका अकॉर्डिंग है ये। तो ये क्या है, आपकी इक्वेशन में रखिए, दिस इज अ बाइनरी एक्सपेंशन ऑफ p प्लस q। तो ये आपकी करेक्ट इक्वेशन है और ये आपको यही चीज बता रहा है। तो ये आपका करेक्ट हो गया, यहाँ पर हमें इनकरेक्ट बताना है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपसे पूछा है यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो चुका है। देन सेकंड आता है बेटा, व्हेन द फ्रीक्वेंसी मेजर डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू द डिफर डायरेक्शन इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस। आपसे क्या पूछा है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहे हैं हम, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो रही है आपकी, डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली वेरिएशन आते आते समय क्या हो रही है आपकी, चेंजेस होती जा रही है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम क्या करती है बेटा आपकी, जो आपकी हार्डी-वेइसबर्ग प्रिंसिपल है, ये इसको फॉलो करता है या नहीं करता है, तो 100% फॉलो करता है आपका ये, ठीक है। जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो इवोल्यूशन के अकॉर्डिंगली क्या होती जा रही है, डायरेक्शन की बेसिस पे चेंज होती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हार्डी-वेइसबर्ग इक्विलिब्रियम, कहता है phenotype frequency in a population are stable and are the constant from generation to generation। आपसे देखो ये इक्वेशन बोल रखा है आपको, जो आपका फिनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी होती है, व्हाट इज फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस। तो फिजिकल फ्रीक्वेंसी जो हो रही है आपकी पॉपुलेशन की, वो स्टेबल रहेगी और वो आपकी जनरेशन टू जनरेशन क्या रहती रहेगी, कांस्टेंट रहती रहेगी। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये बेसिकली बेटा इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये गलत है, ठीक है। वो आपका चाहे जीनोटाइप हो चाहे फिनोटाइप हो, वो कहते हैं आपके बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ से भी उन्होंने फिनोटाइप बोला, अगर ये दोनों होता तो आपका करेक्ट होता, ठीक है। तो ये आपका गलत हो चुका है, इनकरेक्ट है। अभी पहले हम आगे देख लेते हैं। देना आता है आपका जीन पोल। जीन पोल क्या होता है आपका, टोटल जीन और एली कितनी है पॉपुलेशन में, ठीक है। रिमेन कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक इक्विलिब्रियम एंड सम टोटल ऑफ ऑल द एलील फ्रीक्वेंसी इज इक्वल। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, जीन पोल आपका यही बोलता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन जो है आपका, वो क्या है आपका आंसर नंबर सी है, ठीक है। ये आपका इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एल्ब्यूमिनस इज नोन टू ड्यू टू द ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन, ठीक है। आपसे एक डिजीज है, आपका एक नाम दे रखा है एल्ब्यूमिनस है, ठीक है। एल्बिनस, ये एल्बिनस क्या है आपकी स्किन का पिगमेंटेशन के अकॉर्डिंगली वो होती है, ठीक है। तो ये कैसी है आपकी डिजीज बेटा, ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन है। ऑटोसोमल का मतलब क्या होता है आपका, सेम क्रोमोसोम में होता है, रिसेसिव है मतलब आपके स्मॉलेस्ट जीन की और की जो रिसेसिव जीन होगी, और म्यूटेशन हो रहा है मतलब सडनली चेंजेस होता है इसमें, ठीक है। ऐसे डिजीज है ये। देन द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ अ कपल, आपका एक कोई कपल है, उनका जो फर्स्ट बेबी आया, उनकी स्किन कैसी थी, नॉर्मल थी, ठीक है। मतलब जिसे आप क्या बोल सकते हो, एल्बिनो। But what is the probability of that the second child will also be an albino? जब आप क्रॉसिंग करवाओगे तो अगर इन फ्यूचर उनका सेकंड चिल्ड्रन होता है तो उसको क्या एल्बिनो डिजीज मतलब स्किन पिगमेंटेशन होती है या नहीं होती है, ये आपको बताना है। बताओ जल्दी क्या होगा, 100% चांसेस हैं, 25 है, 50% है, 75 है,
वही सेम इसमें क्रॉस करके दिखाना है बेटा, जैसे आप क्या करते हो, जो आप सेल्फ डिटर्मिनेशन वाला करते हो ना, सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, आपके दो पेरेंट्स रहते हैं, मेल एंड फीमेल, दोनों की कैसी आपकी नॉर्मल स्किन है। ठीक है, नॉर्मल स्किन होगी तो आपका क्या रहेगा, 50-50% चांसेस नहीं, मतलब आपके टोटल कितने बेबी होते हैं, 4 आते हैं, अगर हम दोनों का क्रॉस कराते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 25-25% चांसेस रहते हैं कि आपका 25% होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसका भी रेशियो क्या आ जाएगा आपका, 25% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, कौन सा वाला, इसमें मैच करना है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मोडियम इज अ पैथोजन। प्लाज्मोडियम क्या है, कौन सा पैथोजन है, कौन सा पैथोजन है, प्लाज्मोडियम जो होता है वो कौन सा पैथोजन होता है और ये कौन सी डिजीज कॉज करता है, बताओ जल्दी। हाँ, मलेरिया। ठीक है, प्लाज्मोडियम एक पैथोजन है जो कि आपका मलेरिया कॉज कर रहा है, लिखा हुआ है। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द पैथोजन। आपको इसमें सीक्वेंस पहचाननी है कि जो आपका प्लाज्मोडियम होता है वो किसी की बॉडी में जब मलेरिया कॉज कर रहा है तो कैसे ट्रांसफर करता है। ठीक है, कैसे आपकी बॉडी में पैथोजन का ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहली स्टेज क्या आती है आपकी, बताओ खुद ही, आपकी बॉडी में मच्छर ने काटा। ठीक है, तो मच्छर जब काटेगा तो अपनी बॉडी में से उसके स्पोर्स को, या एक तरीके से बोलते हैं उसकी ब्लड से एग हमारी बॉडी में एंटर होगा, तो स्पोरोजोइड हम इसे बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा तुम्हारा, स्पोरोजोइड ने एंट्री कर दी। अब देखो यहाँ पर स्पोरोजोइड जो है वो दो ही ऑप्शन में है, ए में एंड बी में। ठीक है, तो आपका बी एंड सी गलत हो चुका है। कभी भी हमेशा याद रखना है आपको, आपके दो तरीके से फॉर्म होते हैं, एक होता है स्पोर्स या फिर आपका होता है गैमेट। ठीक है, अगर किसी के बॉडी के अंदर स्पोर्स पहले फॉर्म होते हैं तो सबसे पहले स्पोर्स फॉर्म होंगे, फिर उसके बाद आगे लाइफ साइकिल में जाकर वो गैमेट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले स्पोर्स फॉर्म होंगे, तो स्पोर इसमें है और इसमें है, तो आपका ए एंड डी में से ऑप्शन हो सकता है। देन आगे मूव करते हैं, उसके बाद क्या होता है वो आपकी ब्लड के अंदर एंटर हो चुका है। अब ब्लड के अंदर एंटर करने के बाद बेटा वो क्या करेगा, आपका लीवर में इंफेक्शन करेगा, जो आप खाना खाते हो कोई भी चीज आप पीते हो उसमें इफेक्ट कॉज करता है। ठीक है, तो सेकंड क्या होगा आपका, लीवर इंफेक्शन होगा। देन लीवर के अंदर वो क्या करता है बेटा, आपका लीवर के अंदर वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब जो आपके स्पोर्स थे वो आपके मेल एंड फीमेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तब जाके वो मेल और फीमेल गैमेट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, जब गैमेट फॉर्म होंगे तो वो क्या करेगा, आपका इरेथ्रोसाइट्स इन्फेक्शन करेगा। व्हाट इज इरेथ्रोसाइट्स, मतलब आपके पूरे ब्लड में, इरेथ्रोसाइट हम किसे बोलते हैं, आरबीसी को बोलते हैं ना, तो पूरे आरबीसी को क्या कर देगा, इन्फेक्शन कॉज कर देगा। आपकी पूरी बॉडी में ब्लड में क्या फॉर्म हो जाएंगे, आपके आरबीसी डैमेज होने लग जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा। और देन लास्ट आएगा तुम्हारा, जो उस ब्लड के अंदर आपके सब में क्या हो जाएंगे, गैमेट फॉर्म हो जाएंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म हो जाएंगे, ताकि वो आपके जो आपके स्पोरोजोइड है वो मल्टीपल फॉर्म में अपने आप को रेप्लिकेट कर सके। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, सीक्वेंस होगी, वो कौन सी होगी आपकी, आंसर नंबर डी। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। Which mRNA will be translated to a polypeptide chain containing the 8 amino acid? आपको एक mRNA दे रखा है, उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन को आपने ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो बताओ मुझे इसका क्या होगा। हाँ बताओ, आपकी 8 अमीनो एसिड दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एमआरएनए की फॉर्म करनी है। अब देखो एमआरएनए है बेटा, तो एमआरएनए में बताओ मुझे सबसे पहले, जो आपकी बेस पेयर होते हैं, बेस पेयर में, डीएनए के बेस पेयर में और आपके आरएनए के बेस पेयर में क्या डिफरेंस होता है, बोलो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए इन बेस पेयर, कहो जल्दी। क्या, थायमिन की जगह पे यूरासिल आ जाता है। अगर आपका डीएनए होगा तो डीएनए के बेस पेयर के अंदर आपका क्या प्रेजेंट रहेगा, थायमिन प्रेजेंट रहता है एक जगह पे, एक बेस पेयर में। और अगर आरएनए होगा तो थायमिन की जगह पे ये अपने आप को रिप्लेस करके यूरासिल आ जाएगा उसकी जगह पे। ठीक है, तो सिर्फ आपको क्या चीज चेंज करनी है, जहां पर टी होगा वहां पर आपको यू लगाना है, तो जहां पर यू होगा वही आपकी क्या होगी, आपकी एमआरएनए की बेस पेयरिंग होगी। तो इसमें आंसर देख लो कहां पर है आपका, बेसिकली सभी में है। ठीक है, तो इसमें एक सेकेंड, हाँ इसमें एक ट्रांसलेट वाली लेयर हट रखी है जो क्वेश्चन में पूछ रखी होगी। हाँ जी,
चलो ये क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बात को देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन में वो चीज हट रखी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। तो बट याद रखना है आपको, अगर आपकी डीएनए की कोई भी टेम्पलेट पेयर होती, अगर वहां पर थाइमिन होगा तो उसकी जगह पर अगर यू आता है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर आपको बनानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन ऑर्डर टू आइसोलेट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ बैक्टीरियम द सेल मस्ट बी ट्रीटेड विद, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपको, आपने एक जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करना है बैक्टीरियल की बॉडी के अंदर, तो आपका जो सेल होना चाहिए वो मस्ट बी क्या होना चाहिए, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, बोलो। किसी भी बॉडी बैक्टीरिया के अंदर जब आप डीएनए को आइसोलेट करोगे तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सबसे पहले बेटा उसके अंदर क्या होने चाहिए, आपके बहुत सारे एंजाइम्स होने चाहिए। एंजाइम्स के जितने भी नाम लिखे हुए हैं आपके, सारे क्या है, आपके एंजाइम्स के नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइजो एंजाइम होना चाहिए आपका। लाइजो एंजाइम का क्या फंक्शन रहता है, लाइजो एंजाइम का क्या फंक्शन रहता है, कोई बताएगा मुझे। लाइजो एंजाइम जो आपके सेल के अंदर रिप्लिकेशन का काम कर सकता है या फिर इसको ज्वाइन करने का काम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा कौन सा, राइबोन्यूक्लियस। राइबोन्यूक्लियस का मतलब क्या होगा, जो कि आपका जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। अब कोई भी आपका चाहे डीएनए है चाहे बेटा आरएनए है, वो बेसिकली बना किससे है, आपका आरएनए से फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो आपके डीएनए की फुल फॉर्म में क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, तो आपका राइबोन्यूक्लियस तो उसके अंदर होगा ही होगा, ठीक है। देन आता है आपका प्रोटीएज, उसके अंदर प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने की, डाइस करने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और साथ में चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल का मतलब होता है जब हम कोई भी डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं ना या विजिबल करते हैं, तो चिल्ड इथेनॉल की वजह से हम किसी भी डीएनए को विजिबल कर सकते हैं। जैसे आपने डीएनए को सेपरेट करा, डीएनए को आपने जब उसको फिल्टर कर दिया बेटा, तो आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हमें वो दिखना चाहिए ना डीएनए, तो क्या करेंगे हम, इसके अंदर आपने इथेनॉल डाला तो वो डीएनए आपका एक जगह पे कलेक्ट हो जाएगा और आपका वो विजिबल होने लग जाता है। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके बेटा आपका असर्शन रीजन, अब ठीक है, एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा, फर्स्ट असर्शन रीजन है द एबिलिटी ऑफ अ पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन इन द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन द पॉलन एंड पिस्टल, ठीक है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, आपसे आपकी जो पिस्टल होता है वो पिस्टल क्या रिकॉग्नाइज करता है, पॉलन को, कि एक्सेप्ट करना है उसे या नहीं करना है, मतलब जो आपका पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है। बताओ मुझे कि जो कोई भी जो पॉलन होता है बेटा वो लैंड कहां पर करता है, स्टिग्मा पे करता है। स्टिग्मा ही आपका पूरा पार्ट क्या है, आपका पिस्टल होता है, ठीक है। तो स्टिग्मा जब बेटा उसको एक्सेप्ट करेगा कि पॉलन मेरा है या नहीं है, तो वो एबिलिटी होती है उसकी, तो ये आपका असर्शन है। देन रीजन क्या दे रखा है आपको, द इलेक्ट्रिक डायलॉग्स अलाउ ओनली द कंपैटिबल पॉलन टू जर्मिनेट। क्या जब आपका स्टिग्मा उसको आइडेंटिफाई करता है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकालता है, क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकालेगा, कौन सा सिग्नल देता है, कौन सा, मतलब जब आपका स्टिग्मा पॉलन को आइडेंटिफाई करता है तो वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एक दूसरे को कि हम एक स्पीशीज के हैं या नहीं है, क्या करंट देगा वो उसे तो हाथ पैर से छू के देखेगा, बताओ जल्दी कैसे पहचानेगा। जैसे कि आपका बेटा ये स्टिग्मा है ना, ठीक है, ये आपका स्टिग्मा है। अब पॉलन आपके उड़ के यहाँ पर लैंड करा, ठीक है, वो लैंड तो कर गया बट पॉलन ट्यूब पे तभी बनाएगा जब वो पहचानेगा उसे। तो जो आपका स्टिग्मा होता है जो पॉलन होता है बेटा, इन दोनों के बीच में ना एक आपका केमिकल ट्रांसफॉर्म होता है, केमिकल सिग्नल से थ्रू ये अपने आप को पहचानते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो आपका क्या होता है बेटा, डायलॉग होता है, वो कैसा होता है, आपका केमिकल डायलॉग रिलीज होते हैं। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो जो आपका ट्रॉफिज्म होता है, कौन सा ट्रॉफिज्म हो रहा है, केमिकल ट्रॉफिज्म होता है, जिससे एक दूसरे को क्या करते हैं, बातचीत करके पहचानते हैं, ठीक है। तो आपका जो रीजन है यहाँ पर वो करेक्ट हो रहा है, ठीक है, रीजन आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका असर्शन है वो तो करेक्ट है बट जो आपका रीजन है वो क्या है, आपका इनकरेक्ट है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा, सम ऑर्गेनिजम्स आर द बेटर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन एन अदरवाइज हॉस्टिल एनवायरनमेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा है, कुछ आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपके बेटर एडेप्टेशन में सर्वाइवल कर सकते हैं, अदरवाइज वो क्या हो जाते हैं, आपके एनवायरनमेंट से डिजनरेट होने लग जाते हैं। नेक्स्ट है आपका रीजन क्या बोला है, अडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड एंड हैज अ जेनेटिक बेसिस। क्या आपकी जो अडेप्टेशन होती है या एबिलिटी होती है हमें किसी भी एनवायरनमेंट में सुटेबल होने की, वो क्या जेनेटिकली होती है, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसका जो आपका फर्स्ट वाला बेसिकली यहाँ पर आपके जो दोनों है
हाँ, फर्स्ट वाला आपका सही है। कुछ आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर वो सर्वाइव कर सकते हैं तो अपने आप को कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज वो खत्म हो जाते हैं एनवायरमेंट से। ये तो आपका रीजन सही है, ठीक है, ये आपका सही है, बट आपका असर्शन जो है क्या है आपका गलत है, ठीक है। तो इसमें भी आपका आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा बेटा, असर्शन क्या है आपका, रीजन एक्सेस डोज ऑफ कोक और क्रैक प्रोड्यूस अ सेंस ऑफ यूफोरिया, ठीक है, इंक्रीज द एनर्जी एंड कॉजेज द हेलुसिनेशन, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, आपका एक ड्रग का नाम दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, वो ड्रग क्या है आपकी एक्सेस डोज ऑफ कोक, कोकीन जिस चीज से फॉर्म होती है, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है बेटा, आपकी सेंस को क्या करता है, सेंस आपको वो कोई भी आप चीज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आपका कोई भी चीज सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, ठीक है, आपकी इंक्रीज हो जाती है आपकी बॉडी में एनर्जी, और साथ में आपका क्या होता है, हेलुसिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी होती है। देन आता है रीजन, इट इंटरफेरेंस विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन, ये किसके थ्रू होता है, आपके डोपामिन को कंज्यूम करने से होता है, बताओ। ये दोनों चीज सही है ना, तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, आपका असर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही है, तो फर्स्ट वाला ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा, रोजी वॉज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ टू मेक मोर न्यूट्रिशनल बैलेंस्ड मिल्क फॉर द कंजप्शन ऑफ ह्यूमन बेबीज, ठीक है। ये आपका कौन से चैप्टर से आ रहा है, आपका बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से आ रहा है। तो हमने पढ़ा था आपकी ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई थी फॉरेन कंट्री में, जिसका नाम क्या था आपका रोजी, ठीक है। और ये कैसे बनाई गई थी, जो आपकी मदर की बॉडी में जो मिल्क होता है, जो बेबी कंज्यूम करते हैं, तो वो आपका इनकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करा गया था, ताकि वो क्या मिल सके, न्यूट्रिशन बैलेंस हो सके, ठीक है। तो ये आपका असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। रीजन क्या है, द मिल्क ऑफ द रोजी काउ कंटेन द ह्यूमन बीटा लैक्टोबैसिलस व्हिच मेड द मिल्क रिच इन प्रोटीन, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है बेटा। तो आपका यही वाला क्या डाला गया था, न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में डाला गया था, ताकि आपका अच्छे से मिल्क प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है दोनों, ठीक है। तो ये आपके असर्शन रीजन हो गए, ऑलराइट। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। अब आपके आते हैं सारे बेटा क्वेश्चंस, ठीक है, आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन फिर कुछ हम कल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा, ड्यूरिंग द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इट इज द इम्पोर्टेंस टू इंश्योर दैट ओनली डिजायर्ड pollen grain आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन, हाउ इज इट इंड्यूस्ड इंश्योर्ड, ठीक है। जब हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो उसमें आपकी क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, कि जो आपका डिजायरेबल pollen grain होता है वो आपके लिए पॉलिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहले मुझे बता दो, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन? और इसके बेसिकली स्टेप्स क्या होता है, कैसे हम किसी भी चीज को सेलेक्ट करते हैं। पहले अच्छा यही बताओ मुझे, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? क्या डेफिनेशन होगी हाइब्रिडाइजेशन की? अनमोल क्या होता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन? हाँ, कोई नई फॉर्म वैरायटी फॉर्म हो सके, जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम से एक्सप्लेन करूं, ठीक है, एग्जाम्पल से आपने कोई भी दो एक अलग अलग वैरायटी लेके जिसकी एक खुद की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, ठीक है, मतलब वो कैसी आपकी अलग अलग है। सपोज करो हम क्या ले रहे हैं, जैसे अच्छा आपने अभी बायोटेक में आपका काऊ का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, आपकी दो काऊ है, ठीक है, एक काऊ है आपकी जिसमें आपका क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन कैसा है आपका ज्यादा है, ठीक है, बट इसकी मिल्क के प्रोडक्शन में जो न्यूट्रिशन है वो क्या है आपका बिल्कुल ही कम है, ठीक है। दूसरी काऊ है आपकी एक जिसमें आपका मिल्क का प्रोडक्शन जो है बेटा वो बहुत ही ज्यादा कम है, बट जो न्यूट्रिशन है उसका वो कैसा आपका रिच सोर्स में है, ठीक है। तो इसकी ये वाली प्रॉपर्टी अच्छी है और इसकी ये वाली प्रॉपर्टी अच्छी है, ठीक है। तो इन दोनों की इस वाली जीन को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और सेलेक्ट करवा के हम एक पर्टिकुलर बॉडी में किसी भी एक जीन में हमने क्या कर दिया, एक काउ में इन दोनों जीन को हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया ट्रांसजेनिक बायोटेक की हेल्प से, ठीक है। तो जो आपकी कोई भी नई वैरायटी फॉर्म होगी तो वो आपकी क्या बन जाएगी, आपकी हाइब्रिड वैरायटी फॉर्म हो जाएगी। इसे आप क्या बोल दोगे, हाइब्रिड वैरायटी बोल दोगे, ठीक है, जिसके अंदर आपका क्या है, मिल्क का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा और इसका न्यूट्रिशन भी क्या रहेगा, इनरिचमेंट रहेगा, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल क्या था आपके रोजी वाली का, ठीक है, क्लियर। हाँ सर, अब देखो ये करने का तरीका क्या है,
आपने ये कर तो लिया, क्रॉस कर लिया हमने। अब ये करने के तरीके क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, अगर हम प्लांट के केसेस में एग्जांपल लें तो सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे, इसमें आपको कोई सिलेक्शन करना पड़ेगा ना, चाहे वो आपका प्लांट हो चाहे वो आपका एनिमल हो। सबसे पहले आप सेलेक्ट करोगी वो कौन सी वैरायटी कौन सी स्पीशीज है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका स्टेप, सिलेक्शन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ अ स्पीशीज, आपने स्पीशीज का क्या करा, सिलेक्शन करा, ठीक है। जिसको हमने क्या करना है, आपका किसी भी फ्लावर के अंदर सेलेक्ट करना है, वो काम करना है। उसके बाद जब आपने उसको सेलेक्ट कर दिया बेटा, तो बेसिकली जो आपका हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ना है, फ्लावरिंग के बारे में पढ़ना है ना। तो आपके फ्लावरिंग के प्लांट के अंदर अगर एग्जाम्पल लो, सबसे पहले आपने फ्लावर को सेलेक्ट कर दिया, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें से जो आपका फीमेल गैमेट होता है उस गैमेट को हमने क्या करना है, वहां से रिमूव करना है, ठीक है। तो उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, आपका इमेस्कुलेशन, ठीक है। आपने क्या कर दिया, इसमें इमेस्कुलेशन कर दिया। इमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम फीमेल गैमेट फ्रॉम अ फ्लावर, ठीक है। तो मतलब आपने यहाँ पर से क्या कर दिया, बेसिकली मेल नहीं, रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को रिमूव करते हैं बेटा, रिमूवल ऑफ मेल गैमेट, एंथर को रिमूव करते हैं, ठीक है। फीमेल गैमेट तो आपका वहीं पे रहेगा, ठीक है। हम मेल गैमेट को रिमूव करेंगे ताकि वो आपका पॉलन ट्रांसफर करके सेल्फ पॉलिनेशन ना कर सकते। तो मतलब इमेस्कुलेशन का मतलब होता है टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, रिमूव कर दिया किसको, एंथर को, क्लियर यहाँ तक। देन जैसे बेटा आप एंथर को रिमूव कर दोगे, अब क्या पता आपका चांसेस बेटा ये हो कि जो आपका स्टिग्मा है, जो आपका फीमेल गैमेट है, क्या पता कोई और स्पीशीज वहां पर उड़ के आपका पॉलन एंटर करवा दे, जो हम चाहते हैं वो एंटर ना करे। तो हमें आपके फीमेल गैमेट को भी प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो सेकेंड स्टेप क्या कहलाता है तुम्हारा, बैगिंग, ठीक है। मतलब आपने क्या करा, कोई भी पॉलिथीन बैग या आपके प्लास्टिक बैग से आपने क्या करवा दिया, फीमेल गैमेट को कवर कर दिया ताकि आपका कोई भी पॉलन वहां एंटर ना कर सके। अब जब आपका पूरा का पूरा फ्लावर मैच्योर होने लग जाएगा, अब ये जो जितना भी स्टेप हो रहा है ना बेटा, कब होता है आपका, इमेच्योरेशन के टाइम पे होता है। अब जब आपको जब जिसका पॉलन आपको चाहिए डस्ट करने के लिए उस प्लांट में, वो आप पॉलन लेके आओगे और उसको आप इसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर क्या करोगे, डस्ट करोगे। तो उसको पहले हमें ओपन करना पड़ेगा जो पैक करा है। तो उस स्टेप को हम क्या बोल देंगे, आपका रीबैगिंग, ठीक है। रीबैगिंग करा, रीबैगिंग, ठीक है। नहीं रीबैगिंग नहीं, डी बैगिंग से बोल दो। क्या करेंगे हम, उसको ओपन अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका डी बैगिंग हो जाएगा, ठीक है। देन आपने डस्ट कर दिया, देन उसके बाद क्या हो सकता है चांसेस, वो आपका पॉलन इतना लाइट वेट होता है तो वो उड़ के भी जा सकता है। तो उसको दोबारा से प्रिजर्व करना है आपको, तो आपको दोबारा से बैगिंग करनी पड़ती है। तो जो हम दोबारा बैगिंग करते हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे, री बैगिंग बोल देंगे, ठीक है। तो ये पूरे स्टेप कहलाते हैं तुम्हारे किसके बेटा, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेशन के। तो यही आपके सारे पॉइंट्स लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये ही था, ठीक है। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, इट इज अचीव बाय द इमेस्कुलेशन एंड द बैगिंग टेक्निक इफ द फीमेल पेरेंट बेयर्स बायसेक्सुअल फ्लावर। अब ये कंडीशन कब होती है, जब आपका बायसेक्सुअल फ्लावर है। अब यूनिसेक्सुअल होगा तो आपका यहाँ पर से कौन सा स्टेप हट जाएगा, इमेस्कुलेशन वाला स्टेप हट जाएगा सारे, और जितने भी थे वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डेhiscence यूजिंग अ पेयर ऑफ फॉर्सेप्स इज नेसेसरी, ठीक है। आपने क्या करवाना है, एंथर को रिमूव करवाना है, किससे, फॉर्सेप्स से, किसी भी जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, ठीक है। देन क्या करा आपने, दिस स्टेप इज कॉल्ड एज द इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन फ्लावर हैज टू बी कवर्ड विद अ बैग फॉर अ suitable size generally made up of the butter paper to prevent the contamination of its stigma and unwanted flower। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका बैगिंग बोलते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर पॉइंट वाइज के थ्रू अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। देन लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, हाउ इज द रेट ऑफ इनिशियल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट अ गिवन प्रमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट ऑफ द प्रोकैरियोटिक रेगुलेट्स। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपका जो हम आरएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं बेटा, जब मतलब आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, पहले ही बताओ। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जब आपका क्या
डीएनए से आरएनए में जाता है मैसेज, ठीक है। तो जब आपका डीएनए एमआरएनए को मैसेज भेजता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका ट्रांसक्रिप्शन, और जब एमआरएनए प्रोटीन फॉर्म कर देता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, जो आपका प्रमोटर है, तो प्रमोटर कब होगा, स्टार्टिंग में जाके आपका प्रोसेस स्टार्ट हो सके, तो उसको इनिशियल स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, जब हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट स्टार्ट करते हैं तो एक्टिविटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज एट द गिवन प्रमोटर इज रेगुलेट द एसआरजी प्रोटीन दैट हैव द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द स्टार्ट साइट। तो क्या करेगा बेटा, सबसे पहले आपको पता है आपका जो आरएनए पॉलीमरेज होता है या फिर आपका डीएनए पॉलीमरेज रहता है, ये डीएनए पॉलीमरेज या फिर आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आपकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले क्या करेगा, प्रमोटर आपकी इस साइट को रिकॉग्नाइज करेगा कि मेरे को कहां से आपकी क्या करनी है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को बनाना है। तो वो कौन करेगा, आपका आरएनए पॉलीमरेज करेगा, ठीक है। Then these regulate protein can act as a positively and negatively with the operator which is adjacent to the promoter in the propionine unit. अब देखो ये जो आपका पॉइंट आ रखा है लास्ट वाला, हमने लैक ऑपरेंट पढ़ा था। लैक ऑपरेंट में आपकी जो जीन होती है बेटा, अगर वो आपकी जीन ऑपरेटर वाले साइड में जा देती है तो आपकी वो आगे प्रोटीन नहीं बनाता है, और अगर आपका वो नहीं जाती है तो आपका आगे कंटिन्यू चलता रहता है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जाकर, प्रोटीन जाकर, कि आपको पॉजिटिवली फैक्टर देना है या फिर नेगेटिवली फैक्टर देना है, ताकि वो आगे आपका कंटिन्यू कर सके। तो मतलब यहाँ पर ऑपरेटर का काम कौन करता है, आपका ये काम करता है आपका प्रोटीन, रेगुलेटर प्रोटीन, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, आप रिप्रेशर भी बोलते हो, ठीक है, रिग्रेसर या फिर रिप्रेशर, ठीक है। तो ये आपका पूरा आंसर था, तो ये आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है, पॉइंट वाइज। तो ये थे आपके सारे बेटा क्वेश्चंस, ठीक है। कल हम आगे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, आज तो सिर्फ हमने एमसीक्यू और सेशनिज्म करे हैं, ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग आज की क्लास पसंद आई होगी बेटा। नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट और क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।